वेदम ने मेरी डेस्क पर जो दस्तावेज रखे थे मैं उन्हें पढ़ता रहा। मैं उसके एजुकेशन कंसल्टेंसी ऑफिस के एक एग्जाम रूम में बैठा था। ट्रस्ट बनाने के लिए भी पैसा देना होगा? मैंने कहा। हाँ, कंपनियों के रजिस्ट्रार को, हर ट्रस्ट को वहां रजिस्टर करवाना जरूरी है, वेदम ने कहा। लेकिन उसके लिए रिश्वत देने की क्या जरूरत है? हम तो एक नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट खोलने जा रहे हैं, मैंने कहा। हम रिश्वत इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यदि हमने रिश्वत नहीं दी तो रजिस्ट्रार अहवाल लटका देगा। वो खींच रहा था। मैंने ठंडी सांस छोड़ी। खैर, 40,000 से ज्यादा नहीं लगेंगे। अब प्लीज यहां साइन करोगे? वेदम ने कहा। अगले 2 घंटे तक मैं गंगा टेक एजुकेशन ट्रस्ट के 40 पेज के इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के सभी 6 कॉपियों पर दस्तखत करता रहा। बीच बीच में मैं अपनी अंगुलियां चटकाता रहा। वेदम मेरे सामने एक के बाद एक दस्तावेज रखता गया। ये क्या है? जब वेदम ने मुझे लेटर्स का एक बंडल थमा दिया तो मैंने पूछा। हर लेटर के साथ फाइलों का एक सेट अटैच था। कॉलेज खोलने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी के नाम तुम्हारी एप्लीकेशंस, इन फाइलों में कॉलेज के डिटेल्स हैं। मैं उन फाइलों से भी होकर गुजरा। उनमें कोर्सेज का विवरण, प्रस्तावित सुविधाएं, फैकल्टी हायरिंग प्लान जैसे सेशन थे। ये स्टैंडर्ड फाइल हैं और इन्हें इससे पहले की एप्लीकेशंस के आधार पर बनाया गया है, वेदम ने कहा। मैंने लेटर्स पर साइन कर दिए। अप्रूवल कैसे भेजा जाता है? मैंने पूछा। वे इंस्पेक्शन की एक तारीख भेजेंगे। इंस्पेक्शन के बाद निर्माण शुरू करने के लिए एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल देंगे। मेरे ख्याल से हमें इंस्पेक्शन क्लियर करवाने के लिए भी किसी को पैसे खिलाने होंगे, मैंने कहा। वो हंस पड़ा। तुम तो बहुत जल्दी सीख गए। यकीनन हमें उसके लिए भी पैसे खिलाने पड़ेंगे, हर इंस्पेक्टर को एक मोटा सा बंडल। खैर, सबसे पहले तो हमें इंस्पेक्शन डेट के लिए पैसे देने होंगे। पहला काम पहले। मेरी भौहें तन गईं। तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? मैंने कहा। नहीं, हर सरकारी काम के लिए पैसा लगता है, खासतौर पर अगर वो एजुकेशन से जुड़ा हो तो। तुम्हें इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। इसके बाद उसने सूची बनाई कि इस देश में बच्चों को पढ़ाने के लिए एक कॉलेज खोलने के लिए कितने लोगों की हथेली गर्म करनी पड़ेगी। यूजीसी के अलावा हमें AICTE या ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के लिए भी अप्लाई करना था। इंजीनियरिंग कॉलेजेस को वही क्लियर करते थे। इसके अलावा हर प्राइवेट कॉलेज को सरकार की ओर से एक यूनिवर्सिटी एफिलिएशन की भी दरकार होती है। इसके लिए हमें स्टेट यूनिवर्सिटी के कुलपति की अप्रूवल चाहिए थी। शुक्ला जी के कनेक्शन और नोटों से भरे एक अच्छे खासे लिफाफे से काम बन सकता था। नहीं तो कुलपति बहुत मुश्किल पैदा कर सकते हैं, वेदम ने कहा। वो अपने पिछले अनुभवों के आधार पर बोल रहा था। और ये यूजीसी और AICTE के इंस्पेक्टर भला कौन होते हैं? सरकारी कॉलेजेस के यूनिवर्सिटी लेक्चरर्स को इंस्पेक्टर बनाया जाता है। जाहिर है, चूंकि ये मोटी कमाई वाला काम है, इसलिए इंस्पेक्टर बनने के लिए लेक्चरर भी घूस देते हैं, वेदम ने कहा। किसे? यूजीसी के सीनियर मैनेजमेंट को या शिक्षा मंत्रालय में किसी को। खैर, ये उनकी प्रॉब्लम है, हमें अपनी प्रॉब्लम पर ध्यान देना है। प्लीज शुक्ला जी को बता दो कि हमें इन सब चीजों के लिए पैसों की जरूरत होगी। मैंने सर हिला दिया। और हाँ, VNN मीटिंग को मत भूलना, वेदम ने कहा। और बैग को तो बिल्कुल ही मत भूलना। मैं तो उससे चंगुल छुड़ाने के लिए बेचैन हूं। घर में इतना कैश रखने पर डर लगता है। घबराओ मत, वेदम ने कहा। VNN की एक विजिट के बाद सारा पैसा गायब हो जाएगा। हम शाम 6 बजे शहीद उद्यान के सामने स्थित वाराणसी नगर निगम ऑफिस पहुंचे। अधिकारियों ने ही हमसे कहा था कि हम ऑफिस का काम खत्म होने के बाद आए। यदि पैसा मिलने की गुंजाइश हो तो सरकारी अफसर मल्टीनेशनल वालों से भी ज्यादा ओवरटाइम करने को तैयार रहते हैं। वेलकम वेलकम, आई एम सिन्हा। खाली रिसेप्शन एरिया में एक शख्स ने हमारा अभिवादन किया। वो हमें ऊपर ले गया। हम उस खस्ता हाल इमारत की दूसरी मंजिल पर पहुंचे। डिप्टी कॉर्पोरेटर शुक्ला जी को 10 सालों से भी अधिक समय से जानता था और उन्हें अपना बड़ा भाई बता रहा था। यदि बड़े भैया ऐसा चाहते हैं तो समझिए कि हो गया, सिन्हा ने कहा। उसने इस बात का कोई जिक्र नहीं किया कि ऐसा करने के लिए बड़े भैया को छोटे भैया को घूस खिलानी पड़ेगी। मैंने नक्शे, प्रॉपर्टी के दस्तावेज और हमारी फॉर्मल एप्लीकेशंस निकालनी। सिन्हा ने गंभीरता के साथ उनका मुआयना किया और हुम करता रहा। हम रीजोनिंग के बाद ही काम शुरू कर पाएंगे, मैंने कहा। रीजोनिंग मुश्किल है, सिन्हा ने कहा। इसके लिए ऊंचे अफसरों की अप्रूवल चाहिए। इसमें कितना समय लगेगा, मैंने कहा। तुम कम उम्र दिखते हो, सिन्हा ने कहा। एक्सक्यूज में, मैंने कहा।
अधीरता ये नौजवानों की पहली कमजोरी होती है। तुम कॉलेज खोलने जा रहे हो, जल्दी किस बात की है? उसमें तो वैसे भी काफी समय लगेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि सभी अप्रूवल जल्दी जल्दी हो जाएं, मैंने कहा। बेदम ने मुझे इशारा करके चुप रहने को कहा। सिन्हा हंस पड़ा। तुम्हें तो बिल्डिंग के प्लान का भी अप्रूवल करवाना पड़ेगा ना, डिप्टी कॉर्पोरेटर ने कहा। हाँ, बेदम ने कहा। क्या आपके जूनियर अधिकारी उसको हैंडल कर लेंगे? मुझे दस्तावेज भिजवा दो, सब कुछ घर पर ही भिजवाना, सब कुछ, सिन्हा ने आखिरी शब्दों पर जोर देते हुए कहा। मैं उसकी बात समझ गया। मैंने प्लास्टिक बैग थपथपाया जो फर्श पर रखा था। मैं कुछ लाया हूं यहां पर, मैंने कहा। ऑफिस में? सिन्हा फौरन उठ खड़ा हुआ। तुम पागल हो क्या? मैं पैसा इसलिए लाया था ताकि उन्हें बता सकूं कि हम काम करवाने के लिए कितने गंभीर हैं। मुझे पता था कि वो यहां पैसे नहीं लेगा। बेदम सर, इसको कुछ सिखाओ, ये सब कबाड़ा कर देगा, सिन्हा ने कहा और हमें ऑफिस से बाहर ले आया। मैंने प्लास्टिक के उस भारी लाल बैग को अपने करीब सटा लिया। बाय द वे, कितना पैसा है? बाहर आने के बाद सिन्हा ने पूछा। 10, मैंने कहा। रीजोनिंग और बिल्डिंग प्लान के लिए काफी नहीं है। ये कॉलेज है, प्लीज थोड़ा रीजनेबल होइए। मैं रीजनेबली हूं, लेकिन 10 तो बहुत कम है, 15 लगेंगे, सिन्हा ने कहा। शुक्ला जी के लिए भी कोई कंसेशन? मैंने कहा। मैं पहले ही अपने रेट से आधा ले रहा हूं, सिन्हा ने कहा। 11, मैंने कहा। मैं उससे इस तरह बार्गेनिंग कर रहा था जैसे मैं कोई टी शर्ट ले रहा हो। जाहिर है जितने अमाउंट की यहां बात हो रही थी उसने मुझे सुन्न कर दिया था। 12.5, डन। अब मुझे अपने बड़े भैया के सामने शर्मिंदा मत करो, सिन्हा ने कहा। मैंने इसके बाद उससे कोई बहस नहीं की। मुझे बाकी के पैसों का बंदोबस्त करना था। तुम अच्छे बार्गेनर हो, बेदम ने मुझे शुक्ला जी के घर ले जाते हुए कहा। तुम ही इसे फोड़ो। शुक्ला जी ने मुझे कॉलेज साइट के एक हिस्से पर एक नारियल थमाते हुए कहा। उनके आसपास उनके चमचों की भीड़ थी। भूमि पूजन सेरेमनी के साथ ही निर्माण की शुरुआत हुई। ये दिन देखने के लिए मुझे 3 महीने तक यहां वहां दौड़कर 2 दर्जन अप्रूवल लेने पड़े थे। यूजीसी और एआईसीटीई के। इन सब का अप्रूवल भी हमें मिल गए थे। अंतिम इंस्पेक्शन कॉलेज खुलने पर होना था। अभी तो हमारे पास निर्माण शुरू करने की अनुमति थी। अब बस हमें भगवान का आशीर्वाद चाहिए था। गनीमत है कि भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए नोटों का बंडल देने की जरूरत नहीं थी। मैंने हाथ में नारियल थामा और इधर उधर देखा। आरती अभी तक नहीं आई थी। नारियल फोड़ा बेटा, शुक्ला जी ने कहा। मैं उसका और देर तक इंतजार नहीं कर सकता था। मेरे ख्याल से इस दिन का उससे ज्यादा महत्व मेरे लिए था। मैंने ये कल्पना करते हुए नारियल फोड़ा कि वो राघव का सिर है। नारियल फोड़ते समय मेरी अंगुली कट गई। लोगों ने तालियां बजाई। मैंने कटी हुई अंगुली मुंह में रख ली और खून चूसने लगा। गंगा टेक इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से 2 मजदूरों ने कीचड़ भरी जमीन पर मेटल का एक होर्डिंग लगा दिया। इस मौके पर मुझे ज्यादा भावुक होना था। आखिर मैंने इस दिन के लिए महीनों तक मेहनत की थी, लेकिन इसके बावजूद मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। शायद इसकी वजह ये थी कि मुझे पता था कि ये दिन देखने के लिए मुझे कितनी रूस देना पड़ी है। मुझे बिजली कनेक्शन से लेकर कंस्ट्रक्शन साइट लेबर अप्रूवल तक के लिए कुल 72,23,400 रुपए खर्च करने पड़े थे। शुक्ला जी ने 100 से अधिक मेहमानों को बुलाया था, जिनमें प्रेस के सदस्य भी शामिल थे। हमने एक केटरर भी रखा था जो छोटे सफेद बक्सों में मेहमानों को गर्म समोसे और जलेबियां परोस रहा था। शुक्ला जी ने सभी को एक काम चलाओ मन से संबोधित किया। बस 3 साल और उसके बाद ये सपना हकीकत बन जाएगा। ये मेरे शहर को मेरी तरफ से एक तोहफा है जिसके वो काबिल भी हैं, उन्होंने कहा। मैं आगे की कतार में बैठा था। मैं बार बार मुड़ मुड़ कर देखता रहा कि आरती आई है या नहीं। शुक्ला जी की स्पीच के बाद प्रेस ने कुछ सवाल पूछे। उनमें से अधिकतर सवाल सीधे सरल थे। वे कॉलेज में पढ़ाए जाने वाले कोर्सेज और अन्य सुविधाओं के बारे में थे। बहरहाल कुछ सख्त पत्रकार उन्हें आड़े हाथों लेने का मौका नहीं चूके। शुक्ला सर, क्या आप इस कॉलेज के मालिक हैं? तो इसमें आपकी हिस्सेदारी कितनी है? एक पत्रकार ने पूछा। मैं ट्रस्टी हूं, मेरी कोई हिस्सेदारी नहीं है। ये एक नॉन प्रॉफिट संस्था है, शुक्ला जी ने कहा। जमीन और कंस्ट्रक्शन के लिए कौन फंडिंग कर रहा है? मिस्टर गोपाल मिश्रा यहां मौजूद हैं और वे ही इस जमीन के मालिक हैं। चूंकि मैं यंग टैलेंट को इनकरेज करना चाहता हूं, इसलिए मैंने फंड जुटाने में उनकी थोड़ी मदद भर की है, शुक्ला जी ने कहा और एक रुमाल से अपना माथा पोंछ लिया। फंड कहां से जुटाया गया? पत्रकार ने आगे पूछा। अलग अलग हितग्राहियों से। फिक्र मत कीजिए किसी ने पैसा लगाया है या लिया है।
आजकल का मीडिया कितना शक्की हो गया है। सर, गंगा एक्शन प्लान घोटाले में क्या चल रहा है? उसमें आपका नाम आया है, पीछे की कतार से एक पत्रकार ने पूछा। अब वो पुरानी कहानी हो गई है, कोई घोटाला नहीं हुआ था। हमने नदी की साफ सफाई के लिए पैसा खर्च किया था, शुक्ला जी ने कहा। इस नए विषय ने सभी पत्रकारों को उत्तेजित कर दिया। सभी ने सवाल पूछने के लिए हाथ खड़े कर दिए। नो मोर क्वेश्चंस, थैंक यू वेरी मच, शुक्ला जी ने कहा। वे साइट से चले गए, पत्रकार उनके पीछे पीछे हो लिए। मैं साइट पर ही रहा और ये सुनिश्चित करता रहा कि सभी मेहमानों को रिफ्रेशमेंट सर्व किया जाए। ईंटों, लोहे के सरियों और अन्य निर्माण सामग्री से लदा एक टूरक आया। उसके पीछे लाल बत्ती वाली एक एम्बेसडर कार थी। आरती कार में से बाहर निकली और मेरी तरफ आई। आई एम सो सॉरी, उसने कहा। पूजा हो गई? क्या आरती के बिना कभी कोई पूजा हो सकती है? मैंने जवाब दिया। वाराणसी 3 और साल बाद तेज संगीत और लोगों के बातचीत के शोरगुल के बीच मेरे आने पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। हाई क्लास पार्टियां मुझे नर्वस कर देती हैं और यदि मुमकिन होता तो मैं उस दिन राघव के ग्रेजुएशन की पार्टी से खुशी खुशी चला जाता। लेकिन मैं वहां केवल इसीलिए गया था ताकि ये ना समझा जाए कि मैं उससे जल रहा हूं। मुझे वाकई उससे किसी तरह की कोई जलन नहीं थी। 3 महीने बाद मेरा कॉलेज गंगा टेक खुलने वाला था। 3 साल तक दिन रात मेहनत के बाद आखिरकार मेरा कॉलेज बनकर तैयार था। मुझे जल्दी ही फैकल्टी रिक्रूटमेंट के इंटरव्यू लेने थे और AICTE के इंस्पेक्शन की डेट भी मुझे मिल चुकी थी। ऐसे में BHU की कोई स्टूपिड डिग्री मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती थी, क्योंकि जल्दी ही मैं खुद स्टूडेंट्स को डिग्रियां बांटने वाला था। हे, राघव ने जोर से कहा, बड़ी तुम थे कहां? मैं कंप्यूटर सप्लायर के साथ बात कर रहा था, मैंने कहा। ऐसा लगा जैसे राघव ने मेरी बात सुनी नहीं। मेरे कॉलेज के लिए हम महक कंप्यूटर सेंटर चालू कर रहे हैं, मैंने कहा। राघव ने अपना हाथ उठाया। गुड शो, गिव मी हाई फाइव। उसने इतनी जोर से ताली मारी कि मेरा हाथ झंझना गया। ड्रिंक चाहिए? राघव ने कहा। बार वहां है। उसने डाइनिंग टेबल की ओर इशारा किया जहां बियर, रम और कोक रखे थे। लोग प्लास्टिक के ग्लासेस में अपने लिए ड्रिंक्स बना रहे थे। उस रात राघव के माता पिता जानबूझकर किसी रिलेटिव के यहां रुक गए थे ताकि राघव और कॉलेज के दोस्त दिल खोलकर मौज मस्ती कर सकें। मैंने नजरें घुमाकर राघव के दोस्तों को देखा। 30 लड़के, जिनमें अधिकतर ने चश्मे और पुरानी टी-शर्टें पहन रखी थीं और जो जॉब ऑफर्स के बारे में बकबक किए जा रहे थे, और केवल 3 लड़कियां जिनके ड्रेस सेंस से ही लग जाता था कि वे किसी इंजीनियरिंग कॉलेज की हैं। मैंने अपने लिए रम और कोक की ड्रिंक्स तैयार की। फिर मैं आइस खोजने लगा। डाइनिंग टेबल पर आइस नहीं थी, इसलिए मैं किचन की ओर बढ़ चला। लंबी चोटी वाली एक लड़की एक बड़े से चॉकलेट केक पर मोमबत्तियां सजा रही थी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। केक की डिजाइन गियर्ड शेप्ड थी और उस पर सफेद मार्जिपेन से लिखा हुआ था, हैप्पी ग्रेजुएशन। गोपाल, आरती ने मुझे देखते ही कहा। मैं फ्रिज से जैसे तैसे आइस ट्रे निकाल ही रहा था। उसकी आवाज ने मुझे रोमांचित कर दिया। हमें मिले शायद 1 साल हो गया होगा। मैं वाकई उसके संपर्क में नहीं था। हाय, मैंने कहा। ऐसा नहीं है कि मैं उससे दूर भागना चाहता था, लेकिन मुझे उसके संपर्क में बने रहने की कोई तुक भी नजर नहीं आती थी। मुझे लगता था कि मेरे लिए कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरों पर चिल्लाना उसके मुंह से उसकी डेट्स के बारे में सुनने से ज्यादा फायदेमंद था। मैंने उसके कॉल्स को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था और जल्दी ही वो भी मुझसे दूर हो गई। हाँ, आई एम सॉरी, गलती मेरी ही है। मैं साइट पर बहुत बिजी हो गया था। उसने मेरे हाथ से आइस ट्रे ले ली। आइस क्यूब्स निकालने के लिए उसे मरोड़ा और 2 क्यूब्स निकालकर मेरे ग्लास में डाल दिए। तुमसे सफाई नहीं मांग रही हूं। मैं समझ सकती हूं कि तुम अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहे। यह सच नहीं है। मेरे पास मेरी साइट थी, तुम्हारे पास राघव था, हमारे सामने अपनी अपनी जिंदगियां थीं, और मेरा बॉयफ्रेंड है, इसका यह मतलब नहीं कि वो मेरी पूरी जिंदगी बन गया है। ओके? वेल, वो लगभग तुम्हारी पूरी जिंदगी जैसा ही है ना? मैंने उसे अपनी ड्रिंक ऑफर की। उसने मना कर दिया। वो फिर केक सजाने लगी। ऐसा नहीं है, कोई भी इंसान आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता कि आपकी पूरी जिंदगी बन जाए। क्या बात है? कुछ हुआ क्या? नहीं नहीं, उसने कहा। मुझे लगा उसने नहीं कहने में कतई देर नहीं लगाई थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। राघव ग्रेजुएट हो गया है, उसे इंफोसिस से जॉब का ऑफर है, मेरा एविएशन कोर्स भी जल्दी खत्म होने वाला है। सब कुछ पहले की तरह मजबूत है। क्या? हमारा रिश्ता? हमारा? मेरा और राघव का? उसने कहा। जाहिर है। उसने राघव के पास ले जाने के लिए केक उठाया। मैं अब तुम्हारे टच में रहूंगा।
दैट वुड बी नाइस। मैं पूरे 1 साल से 9 में नहीं बैठी हूं, उसने कहा और मुस्कुरा दी। वही कंफ्यूजिंग हड़बड़ी भरी आरती फिर लौट आई थी। आखिर उसकी बातों का क्या मतलब था? क्या वो हमारी नाव की सैर को मिस कर रही थी? क्या वो मेरे साथ होने को मिस कर रही थी? क्या वो मुझे उकसाने की कोशिश कर रही थी, या वो बस यूं ही बातें बना रही थी? मैं इन्हीं विचारों में डूबा हुआ किचन से बाहर चला आया। सभी राघव के इर्द गिर्द खड़े थे। उसके हाथ में चाकू था। आरती उसके पास खड़ी थी। राघव ने केक काटा। सभी ने तालियां बजाई और होटिंग की। मुझे लगा कि शायद किसी कॉलेज से ग्रेजुएट होना वाकई बड़ी बात होती है। राघव ने केक का पहला टुकड़ा आरती को खिलाया। आरती ने भी उसे एक टुकड़ा दिया। जैसे ही राघव ने केक खाने को अपना मुंह खोला, आरती ने उसके चेहरे पर केक लगा दिया। सभी ने ठहाका लगाया और तालियां पीटी। मुझे लगा कि मैं एक ऐसी जगह आ गया हूं जहां मुझे नहीं आना चाहिए था। आखिर मैं यहां कर क्या रहा हूं? ये लोग मुझे बुलाते ही किस लिए हैं? स्पीच स्पीच, सभी चाहते थे कि राघव कुछ कहे। आरती ने एक टिश्यू लिया और उसका चेहरा पोंछ दिया। वेल फ्रेंड्स, आपके ग्रेजुएशन पर आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमने एक दूसरे के साथ 4 बेहतरीन साल बिताए। अब जबकि हम जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि हमारे दिल में हमारे कैंपस के लिए एक खास जगह बनी रहेगी। हम अब भी साथ ही रहेंगे डूड, इन्फोसिस में। एक चश्मिश लड़के ने उसे टोकते हुए कहा। 7 स्टूडेंट्स ने अपने ग्लासेस हवा में ऊपर उठाए। उन सभी को सॉफ्टवेयर कंपनी से ऑफर आए थे। चीयर्स, उन्होंने कहा। राघव चुप रहा। एक्चुअली मैं कुछ अनाउंस करना चाहता हूं। मैं जॉब नहीं करूंगा। क्या? सभी की हैरत भरी आवाज सुनाई दी। हां, मैंने यहीं रहने का फैसला किया है, राघव ने कहा और अपना हाथ आरती की कमर पर लपेट दिया, मेरे प्यार के करीब। हां ठीक है, आरती ने राघव के गाल से आइसिंग का एक धब्बा पोंछते हुए कहा। सभी को सही वजह बताओ। लेकिन यही तो सही वजह है, वो खिलखिलाते हुए कहा। नहीं, आरती ने लोगों की ओर मुड़ते हुए कहा। मिस्टर राघव कश्यप यहां इसलिए रुक रहे हैं क्योंकि वे दैनिक में एक रिपोर्टर की तरह ज्वाइन करना चाहते हैं। लोगों में हैरत भरी खुसफुसाहट दौड़ गई। राघव ने कॉलेज की पत्रिका संपादित की थी और उसने एक अखबार के लिए इंटर्नशिप भी की थी। बहरहाल बहुत कम लोगों को यह अंदाजा था कि उसमें इतना साहस होगा कि वो इन्फोसिस का जॉब छोड़कर एक अखबार का पत्रकार बनना चाहेगा। राघव अपने दोस्तों से बतियाने लगा। आरती की केक स्लाइस काटकर सभी को देने लगी। संगीत फिर जोर से गूंजने लगा। मैंने एक और ड्रिंक बनाया। मैं सोचने लगा कि अब क्या मुझे यहां से चल देना चाहिए। आरती ने मुझे कागज की एक प्लेट पर केक दिया। मैंने मना कर दिया। तो तुम्हारा कॉलेज कब खुल रहा है? 3 महीने बाद गंगा टेक के एडमिशन शुरू हो जाएंगे। रियली? कैन आई अप्लाई? वो हंस पड़ी। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें यूं ही एक डिग्री दे दूंगा। तुम्हें क्लासेस अटेंड करने की भी जरूरत नहीं है। रियली? उसने अपनी एक उंगली नचाते हुए कहा। ठीक है, मुझे राघव की ही तरह इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की एक डिग्री दे दो, लेकिन मुझे उससे बेहतर मार्क्स चाहिए। श्योर, मैंने कहा। वो और जोर से हंस पड़ी। मैंने पिछले 4 सालों में आरती को भुलाने की बहुत कोशिशें की थी, लेकिन इसके बावजूद उसकी एक ही हंसी मेरी सालों की मेहनत को नाकाम कर सकती थी। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे सब कुछ पहले जैसा ही हो, इस दौरान हमारे बीच कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मुझे जाना था। मैंने धीमे से फुसफुसा कर कहा, अब मुझे चलना चाहिए। क्यों? उसने कहा, तुम अभी अभी तो आए हो। मैं अपने आप को यहाँ फिट नहीं महसूस करता। इट्स ओके, मैं भी इन सब लोगों को कहाँ जानती हूँ, सभी नर्ड इंजीनियर्स हैं। चलो बालकनी में चलते हैं। हम राघव की बालकनी में बैठ गए। मैं अपनी ड्रिंक की छोटी चुटकियां भरता रहा। हवा के कारण आरती के बाल उड़कर मेरे चेहरे पर आ रहे थे। मैं उससे थोड़ा दूर खिसक गया। तुमने एविएशन एकेडमी में अपना कोर्स पूरा कर लिया? मैंने कहा। हाँ, ट्रेनिंग तो फन 2 माह पहले ही खत्म हो गई थी। मैं सभी एयरलाइंस के लिए अप्लाई कर रही हूँ। देखते हैं वे लोग मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं या नहीं, उसने कहा। लेकिन वाराणसी में तो कोई एयरलाइन नहीं है। हाँ, मुझे दिल्ली या मुंबई जाना पड़ेगा। बैंगलोर में भी एक नई लो कॉस्ट एयरलाइन है। डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? मैंने पूछा। इस पर डिपेंड करता है कि मुझे कहाँ जॉब मिलता है। ऑफ कोर्स अब चूंकि राघव यहाँ है इसलिए मामला कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। वो दूसरे शहरों में भी पत्रकार बन सकता है ना, मैंने कहा। शायद, उसने अपने बालों को कान के पीछे करते हुए कहा। लेकिन उसे वाराणसी पसंद है। उसे इस जगह और यहाँ की समस्याओं के बारे में पता है। तुम्हारी ड्रिंक कैसी है? मैं एक सिप ले सकती हूँ? मैंने उसे अपना ग्लास दे दिया। उसे इस दैनिक के जॉब के लिए कितना पैसा मिलता है? मैंने कहा। मैं जानना चाहता था कि राघव कमा कितना रहा है। उसने कुछ घूंट पिया और ग्लास अपने पास ही रखा। इन्फोसिस उसे जितना देता उसका 1/3, उसने कहा। वाओ, और उसके पेरेंट्स को भी इससे कोई ऐतराज नहीं है?
कैसे नहीं होगा? जब उसने उन्हें बताया तो वो तो आग बबूला हो गए। सवाल पैसों का ही नहीं है, वो अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री का कोई इस्तेमाल भी नहीं कर रहा है। वे लोग अब भी अपसेट हैं। तो क्या उसे किसी बात की कोई परवाह नहीं है? उसका मानना है कि हर रेवोल्यूशन की शुरुआत घर से ही होती है। समाज केवल तभी बदलता है जब घर के नियम कायदे तोड़े जाते हैं। रेवोल्यूशन? मैंने कहा। हाँ, उसका दिमाग पूरी तरह से उसमें लगा हुआ है। द ग्रेट इंडियन रेवोल्यूशन। अरे, मैं तो तुम्हारी पूरी ड्रिंक पी गई, आई एम सो सॉरी, उसने कहा और माफ़ी मांगने के अंदाज में मेरी बाँह छू ली। इट्स फाइन, मैं एक और बना लूँगा। और तुम उसके करियर की चॉइस को लेकर खुश हो? ऑफ कोर्स, मेरा मानना है कि हमें वही काम करना चाहिए जो हमारा पैशन हो। मैं भी तो ऐसा ही कर रही हूँ ना। ये अलग बात है कि एक एयर होस्टेस होना क्रांतिकारी होने जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो मेरे मन का काम तो है ही। और ये रेवोल्यूशन एग्जैक्टली किस तरह की होगी? मैंने झुंझलाहट में कहा। राघव को लगता है कि भारत के लोग एक ना एक दिन वास्तविक क्रांति करेंगे। वो यही सोचता है। क्यों? उसी से पूछो, वो तुम्हें बताएगा। रुको, मैं हमारे लिए और ड्रिंक्स बना देती हूँ। वो फिर भीतर चली गई। मैं बालकनी में ही इंतजार करता रहा। मैं घर में मौजूद उस मत सॉफ्टवेयर इंजीनियर से दूर रहना चाहता था। मैं उस दिन की कल्पना करने लगा जब मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स को जॉब मिलेगा। मैं सोचने लगा कि क्या कभी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियां गंगा टेक में विजिट करने आएंगी। ऑफ कोर्स, पहले तो हमें एडमिशन शुरू करने होंगे। वो एक ट्रे लेकर आई। उसमें 2 ड्रिंक्स के साथ एक प्लेट भी थी जिसमें सैंडविच, केक और आलू के चिप्स थे। मुझे लगा तुम्हें भूख लगाई होगी, उसने कहा। आरती हमेशा इसी तरह देखभाल करने वाली माँ की तरह पेश आती थी। थैंक्स, मैंने अपना ग्लास लेते हुए कहा। अब बताओ, तुमने मुझे क्यों भुला दिया? आरती ने कहा। किसने कहा कि मैंने तुम्हें भुला दिया है? मैंने कहा। हमारी आंखें मिली। 3 सेकंड के बाद मुझे असहज लगने लगा। पहले मेरी ही पलकें झपकी। अब मेरे पास मोबाइल फोन है, तुम्हें मेरा नंबर चाहिए? श्योर, मैंने कहा। शुक्ला जी ने मुझे सेल फोन दिया था, हमने एक दूसरे को अपने नंबर दिए। मैं चलकर तुम्हारा कॉलेज देखने चाहूंगी, उसे खुल तो जाने दो, मैं उसके शुभारंभ पर कार्यक्रम करवाऊंगा। मैंने कहा। क्या ये कॉलेज ही तुम्हारा पैशन है? उसने पूछा। पता नहीं, लेकिन जिंदगी ने मुझे इससे बेहतर मौका कोई दूसरा नहीं दिया। क्या तुम्हारे जीवन में कभी कोई पैशन रहा है गोपाल? वो एक अद्भुत फीलिंग होती है। मैं चुप रहा और उसकी ओर देखता रहा। वही तो मेरा पैशन थी। कुछ भी? उसने पूछा। पैसा, मैं खूब पैसा कमाना चाहता हूं, मैंने कहा। उसने अपने हाथों को झकप दिया। ओ कम ऑन, ये पैशन नहीं है, ये एम्बिशन है। जो भी हो, चलो अब अंदर चलते हैं। मैं खड़ा हो गया। मैं नहीं चाहता था कि राघव हमें अकेला देख ले। यहीं रहो ना, उसने मनुहार के अंदाज में कहा और मेरा हाथ खींचकर मुझे नीचे बिठा लिया। हम इतने दिनों से नहीं मिले हैं, तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है? तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने सर झुकाकर मना कर दिया। तुम्हारी प्यार करने की कोई फीलिंग्स होनी चाहिए। प्यार अद्भुत होता है, ये फर्स्ट लव फीलिंग से भी बेहतर होती है, उसने कहा। प्यार करना केवल तभी अद्भुत होता है जब वह शख्स भी आपको प्यार करे जिससे आप प्यार करते हो, मैंने कहा। लेकिन यह कहते ही मुझे अफसोस हुआ कि मैंने ऐसा क्यों कहा। आउच, ये तो तुमने मुझी पर वार कर दिया। आई एम सॉरी, मैंने कहा। वो बहुत पुरानी बात हो गई है और राघव और मैं एक दूसरे के साथ खुश हैं, बहुत खुश। अब हम अंदर चलें, मैंने कहा। यदि तुम चाहो तो अपने लिए भी कोई अच्छी सी लड़की खोज सकते हो गोपाल। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैंने कहा और दूसरी तरफ देखने लगा। उसने मेरी ठोड़ी पकड़ी और मेरे चेहरे को अपनी तरफ घुमा लिया। तुम्हारे पास अपना एक कॉलेज होगा और यदि तकदीर ने मेरा साथ दिया तो मैं ज्यादा से ज्यादा एक फ्लाइट अटेंडेंट बनकर लोगों को चिप्स सर्व करती रहूंगी। तुम एक बेहतर लड़की खोज सकते हो। तुमसे भी बेहतर लड़की? मैंने कहा। बिल्कुल, उसने कहा। यह मुमकिन नहीं है आरती, मैंने कहा। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती मैं फिर उठ खड़ा हुआ और पार्टी में चला गया। मैं राघव के पास गया और उससे कहा कि मुझे एक कॉन्ट्रैक्टर से मिलना है, इसलिए मुझे जाना होगा। ऐसा लगा जैसे उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं उसके अपार्टमेंट से बाहर आया और नीचे चला आया। आरती मुझे पुकारती हुई मेरे पीछे चली आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा। क्या है? मैंने कहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे मन में अब भी मेरे लिए किसी तरह की फीलिंग्स हैं? मैंने कसकर थूक निकला। कतई नहीं, मैंने कहा और तेजी से बाहर चला गया। तुम लोग कितना लंबा ब्रेक लेते हो? मैं चिल्लाया। मुख्य कैंपस भवन के समीप मजदूरों का एक समूह बरगद के एक पेड़ के नीचे बैठा था। 2:30 बज गए हैं, खाने का समय 1 घंटा पहले ही खत्म हो गया है। आपका काम हो जाएगा साहब, एक मजदूर ने उस अखबार को समेटते हुए कहा जिस पर वो बैठा था। उसने फटी बनियाइन और गहरे रंग की गंदी पतलून पहन रखी थी जिस पर सब तरफ पेंट लगा हुआ था। यदि इंस्पेक्टर हमसे नाराज हो गए तो मेरा कॉलेज नहीं खुल पाएगा। आपके कॉलेज को भला कौन ना कह सकता है? मजदूर उठ खड़ा हुआ। दूसरे मजदूरों ने भी अपने अपने साफे बांध लिए। उन्होंने अपने अपने ब्रश उठाए और क्लासरूम्स की ओर चले गए।
मैं बरगद के पेड़ के नीचे बैठा रहा। मैं हर दूसरे घंटे में मजदूरों को हाँक कर उनसे काम कराने के अपने डेली रूटीन से थक चुका था। मैंने मजदूरों के पीछे छूट गए अखबारों पर नजर डाली। एक हेडलाइन ने मेरा ध्यान खींचा, वाराणसी को और कॉलेजों की जरूरत है। मैंने अखबार उठा लिया। हेडलाइन के नीचे लेखक का नाम था राघव कश्यप। लेख में बताया गया था कि किस तरह पिछले 10 सालों में वाराणसी में युवाओं की आबादी बेहद बढ़ गई है, लेकिन कॉलेजों की संख्या में इतनी तेजी से बढ़ोतरी नहीं हो सकी है। किस तरह सरकार एजुकेशन को अपनी प्राथमिकता बना सकती है। उसने ये भी कहा था कि सरकार को कॉलेजों को इस बात की अनुमति देनी चाहिए कि वे कानूनी तरीके से मुनाफा कमा सकें, ताकि कॉर्पोरेट्स इस क्षेत्र में प्रवेश करें और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारें। भले ही ये लेख राघव ने लिखा था, लेकिन वो मुझे अच्छा लगा। वो लेख मेरे बिजनेस के भले के लिए ही बात कर रहा था। लेख में अलग से एक बॉक्स भी था, जिसमें वाराणसी में खुलने वाले कॉलेजों की सूची थी। उसमें 5 नाम थे। मैंने देखा उसमें गंगा टेक का नाम भी शामिल था। वाह, मैंने मन ही मन कहा। मैं रोमांचित था। मैंने इससे पहले कभी गंगा टेक का नाम प्रिंट में नहीं देखा था। मैंने शुक्ला जी का नंबर घुमाया। वेल डन, शुक्ला जी ने कहा। अब बस देखते जाओ कि कॉलेज खुलने के बाद हमें कितना प्रचार मिलता है। मैं चाहता था कि मैं राघव को फोन लगाऊं और उससे कहूं कि क्या वो मेरे कॉलेज पर अलग से एक लेख लिख सकता है। यदि वाराणसी का कोई प्रतिष्ठित अखबार गंगा टेक के बारे में अच्छी बातें कह रहा हो, तो ये हमारी ओपनिंग के लिए बहुत बड़ी बात होती। लेकिन मेरे पास उसका मोबाइल नंबर नहीं था। मैं बड़ी आसानी से आरती से उसका नंबर ले सकता था, लेकिन मैं उसे कॉल नहीं करना चाहता था। मैंने अखबार को कैंपस बिल्डिंग में ले गया। मेरी ऑफिस में अभी तक फर्नीचर का बंदोबस्त नहीं हो पाया था। मैं एक प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठ गया और खुद को याद दिलाता रहा कि मुझे कारपेंटर को बुलाना है। मैंने अपने फोन कॉन्टैक्ट्स देखे। आरती का नाम उसमें हमेशा सबसे पहले आता था, क्योंकि उसके नाम में 2 ए थे। मैं उसे केवल इसलिए कॉल कर रहा हूं ताकि राघव का नंबर हासिल कर सकूं। मैंने उसे फोन लगाने से पहले खुद से कई बार ये कहा। 4 रिंग जाने के बाद उसने फोन उठाया। हे, व्हाट अ सरप्राइज, उसने कहा। हाय, कैसी हो? हालांकि मैं उससे ये सब करने के इच्छुक नहीं था, लेकिन एकदम से मतलब की बात कहना भी तो ठीक नहीं था। बहुत अच्छा तो नहीं महसूस कर रही हूं, बट दैट्स ओके। तुम कैसे हो? पार्टी में तुमसे बात करके अच्छा लगा था। मुझे लगा कि मुझे उससे पूछना चाहिए था कि वो बहुत अच्छा क्यों नहीं महसूस कर रही है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं पूछा। अच्छा सुनो, तुम्हारे पास राघव का नंबर होगा? ऑफ कोर्स है। तुम्हें क्यों चाहिए? मैंने आज अखबार में उसका एक लेख पढ़ा, एजुकेशन के बारे में है। मुझे अच्छा लगा, इसलिए उससे बात करना चाहता था। ओह श्योर, उसने कहा। वो बहुत खुश होगा। उसने मुझे नंबर लिखवा दिया। थैंक्स आरती, तो बाद में बातें करें। तुम ये नहीं पूछोगे कि मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? उसने कहा। जब कोई लड़की आपसे ये सवाल पूछे तो आपको हाँ ही कहना चाहिए। बिल्कुल पूछना चाहूंगा, क्या बात है? मॉम और डैड नहीं चाहते कि मैं वाराणसी से कहीं जाऊं। रियली? फिर तुम एयरलाइन में कैसे काम करोगी? वही तो, मैं यहां क्या करूंगी? बोट होस्टेस बनूंगी। उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करो। मेरे पास और कोई बेहतर समझाइश नहीं थी। वे लोग नहीं सुनेंगे। शायद मुझे घर से भागना पड़े। पागल हो गई हो क्या? तुम उनसे बात करोगे? मैं? हाँ, क्यों नहीं? आखिर मैं हूं कौन? राघव बेहतर रहेगा ना? मैंने कहा। राघव? वो तो खुद नहीं चाहता कि मैं यहां से जाऊं। फिर वो अपने अखबार में इतना बिजी है, वो तो मुझसे ही नहीं मिल सकता। मेरे पेरेंट्स से क्या मिलेगा? तुम्हारा कोई और अच्छा दोस्त नहीं है? एविएशन एकेडमी से कोई, या शायद तुम्हारा कोई फैकल्टी? इसका मतलब तुम नहीं करना चाहते हैं ना? नहीं, मुझे बस लगता नहीं कि मैं ये काम करने के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति हूंगा। फाइन, उसने कहा। लड़कियों की भाषा में फाइन का मतलब वॉटएवर और गो टू हेल के बीच में कुछ होता है। ओके, साइट इंजीनियर मुझे बुला रहा है। मैं झूठ बोल गया। मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। मैंने फोन रख दिया। मैंने अपने फोन का ड्यूरेशन चेक किया। मैंने उससे 7 मिनट 20 सेकंड बात की थी। मुझे लगा कि मुझे उसे एक बार फिर कॉल करके उसे बताना चाहिए कि वो किस तरह अपने पेरेंट्स को समझाए। शायद मुझे उसके पेरेंट्स से मिल ही लेना चाहिए। आखिर उसने इतने सारे लोगों में से केवल मुझे ही ऐसा करने को कहा है। मैं रीडायल का बटन लगभग दबा ही चुका था कि मैंने अपने आप को संभाला। उसके करीब जाकर केवल दुख ही मिलेंगे। वो राघव की है और उसकी जिंदगी में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। मैंने खुद को झिड़का। मैंने राघव को फोन लगाया।
उसने फोन उठा लिया। हाय, इट्स गोपाल, मैंने कहा। ओह हाय, उसने कहा। व्हाट्सअप बडी, उस दिन पार्टी में आने के लिए शुक्रिया। यू वेलकम। नया जॉब कैसा चल रहा है? वे छोटे मोटे मसलों पर ही सही, लेकिन मुझे लिखने का मौका दे रहे हैं। मैंने आज तुम्हारा लेख पढ़ा, बहुत अच्छा था। तुमने पढ़ा? वाह, थैंक्स। तुमने अपने लेख में गंगा टेक का नाम लिया, उसके लिए थैंक्स। ओह, वह टेबल तो हमारी रिसर्च टीम ने बनाई थी। तुम्हारा कॉलेज जल्दी ही खुलने वाला है ना? हाँ, लगभग बनकर तैयार है। तुम एक बार आकर देखना चाहोगे? शायद तुम गंगा टेक पर ही एक पूरी स्टोरी कर सको। हाँ, कर तो सकता हूं, राघव ने कहा। उसकी आवाज में झिझक थी। हालांकि शायद हमारी पॉलिसी किसी एक कॉलेज के बारे में लिखने की ना हो। ओह, तब तो रहने दो, मैंने कहा। मैं वैसे भी उसका फेवर लेना नहीं चाहता था, लेकिन मैं तुम पर एक स्टोरी कर सकता हूं। मुझ पर? हाँ, वाराणसी का एक नौजवान जो जल्दी ही एक कॉलेज खोलने जा रहा है। यह वाकई दिलचस्प होगा, और हम उस इंटरव्यू में गंगा टेक के बारे में भी बात कर सकेंगे। मैं तो उस कॉलेज में एम्प्लॉय ही हूं, मैंने कहा। विधायक शुक्ला कॉलेज के वास्तविक मालिक हैं ना? राघव ने कहा। हाँ, वे ट्रस्टी हैं, और कॉलेज बनाने के लिए उन्होंने ही पैसा दिया है। उन्होंने फंड्स अरेंज किए हैं, मैंने कहा। कहाँ से? राघव ने कहा। मुझे उसकी ये पूछताछ अच्छी नहीं लगी। वे बहुत से चैरिटेबल लोगों को जानते हैं, मैंने कहा। खैर, तो तुम मेरा इंटरव्यू करना चाहते हो? ठीक है, ये भी चलेगा। ऑफ कोर्स मैं करूंगा। तुम कब इंटरव्यू देना चाहोगे? अगले शुक्रवार को मेरे कॉलेज में इंस्पेक्शन होना है, उसके बाद शायद वीकेंड में, मैंने कहा। श्योर, मिलते हैं। कहाँ आओगे? दैनिक के ऑफिस में? नहीं, तुम मेरे ऑफिस आ जाओ, मैंने मेरे ऑफिस पर जोर देते कहा। मेरे पास अब एक बहुत बड़ा ऑफिस है बड़ी, मैं उसे बताना चाहता था। ओह श्योर, तुम्हारा कैंपस कहाँ है? शहर से 10 किलोमीटर बाहर लखनऊ हाईवे पर। तुम्हें अपने दाईं ओर एक बोर्ड दिख जाएगा। मैं कैंपस बिल्डिंग से बाहर चला आया। मैंने अपने कॉलेज की 3 मंजिला इमारत को गौर से देखा। 1 हफ्ते में हमें उसे पेंट कर देना था। मेरे फोन की घंटी बजी। बेदी का कॉल था। यस बेदी सर, मैंने कहा। मैंने कल इंटरव्यू के लिए 7 सॉलिड फैकल्टी मेंबर्स तैयार कर रखे हैं। तुम्हारे पास टाइम है? टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। मैं दिन भर साइट पर ही रहता हूं। तुम उन्हें यहां ला सकते हो? बिल्कुल नहीं, हमें उनके घर जाना होगा। उस एरिया में 3 और कॉलेज खुल रहे हैं, उनके पास ऑफर हैं, हमें उन्हें फुसलाना होगा, उसने कहा। मैंने गहरी सांस ली। हर दिन एक नई चुनौती सामने आ जाती थी। ठीक है, मैं शुक्ला जी के ऑफिस से एक कार अरेंज कर लूंगा, मैंने कहा। हम ठीक 8 बजे अशोक नगर में प्रोफेसर MC श्रीवास्तव के घर पहुंच गए। NIT इलाहाबाद से रिटायर्ड इस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रोफेसर ने हमें सही समय पर पहुंचने की हिदायत दी थी। हम चाहते थे कि हमारा डीन यदि IIT से नहीं तो NIT से तो हो ही। भोपाल के रिटायर्ड NIT प्रोफेसर से हमारी डील तकरीबन फाइनल हो चुकी थी, लेकिन उसे इंदौर में एक घर के पास एक बेहतर ऑफर मिल गया। प्रोफेसर श्रीवास्तव AICTE के गोल्ड स्टैंडर्ड थे और उन्हें 30 साल का तजुर्बा था। सोने की हर चीज की तरह उन्हें सस्ते दामों पर नहीं पाया जा सकता था। 2 लाख रुपए महीना, मैंने कहा। लेकिन हमने तो अभी कॉलेज शुरू किया है। प्रोफेसर की पत्नी मिसेस श्रीवास्तव ने नाश्ते के लिए हमें चाय और पोहा सर्व किया। नेगोशिएशंस में वे भी शामिल हो गईं। दाम अम्मा कॉलेज से भी ऑफर मिला है, 1.5 लाख रुपए प्लस ड्राइवर सहित एक कार, उन्होंने कहा। मैडम, हम जिस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं वह हमारी फीस को कंट्रोल करती है। फिर हम नए हैं, मुझे ये भी नहीं पता कि एडमिशन कैसे होंगे। ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, मिसेस श्रीवास्तव ने कहा। बात तो सही थी। बेदी बीच में कूद पड़ा। आपकी जो भी रीजनेबल जरूरतें हों हमें बताइए, हम एकोमोडेट करेंगे, उसने कहा। लेकिन हमारे पास लिमिटेड बजट है, मैंने कहा। श्रीवास्तव ने अपनी चम्मच नीचे रख दी। आप कौन हैं? उन्होंने मुझसे पूछा। मालिक के बेटे? मैं ही मालिक हूं, गोपाल मिश्रा। कॉलेज मेरे ही हाथ में है, मैंने कहा। और शुक्ला जी, क्या सारे फैसले वे ही नहीं लेते? वे साइलेंट ट्रस्टी हैं, मैं ही फैसला लेता हूं। प्रोफेसर ने मेरी इस गुस्ताखी से हैरान होकर मेरी ओर देखा। मिस्टर मिश्रा, डीन बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं AICTE वालों को जानता हूं। यदि मैं कॉलेज में हूं तो समझो इंस्पेक्शन पूरा हो गया। AICTE में हमारी भी सेटिंग है, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। यदि मैं आपको हाई पैकेज दूंगा तो फैकल्टी के दूसरे मेंबर्स भी इतना ही मांगेंगे। मैं अपनी सैलरी किसी को नहीं बताऊंगा, उन्होंने कहा।
इस बात को भला कैसे छुपाया जा सकता है? सारे डिटेल्स तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ही होंगे। कैश में पूरी सैलरी मत देना, श्रीवास्तव ने कहा। टेबल पर खामोशी पसर गई। उन्होंने फौरन एक सॉल्यूशन बता दिया था। इससे प्रैक्टिकल डीन खोजना मुश्किल था। फिर कितना देना होगा? मैंने कहा। 50%, शायद इससे ज्यादा, उन्होंने कहा। इससे मेरा टैक्स भी बचेगा और किसी को मुझसे जलन भी नहीं होगी। इनफैक्ट मेरी ऑन पेपर सैलरी तो टीचर से भी कम होगी। हमें पता था कि हम सही जगह आए हैं, बेदिम ने कहा। फाइन, मैंने कहा। हम 1 लाख कैश और 70,000 चेक से भुगतान करने पर राजी हुए। नए डीन ने फौरन काम शुरू कर दिया। उन्होंने हमारे सामने प्रस्ताव रखा कि वे अन्य फैकल्टी हायर करने में हमारी मदद कर सकते हैं। इन फैकल्टी की सैलरी 30 से 80,000 रुपया 1 लाख तक होगी और ये उनके अनुभव और उनकी डिग्री पर निर्भर करेगा। मैं सैलरी के अलावा फैकल्टी खोजने की फीस भी लूंगा, हर कैंडिडेट पर 10,000 रुपया। दैट इज फाइन। आप कब शुरू कर सकते हैं? मैंने कहा। एनी टाइम, उन्होंने कहा। मैं हफ्ते में 3 दिन कैंपस आऊंगा। 3 दिन? मैंने कहा। आप कॉलेज के डीन हैं, आपके बिना कॉलेज कैसे चलेगा? मैं डीन हूं इसीलिए 3 दिन, नहीं तो हफ्ते में 1 दिन भी काफी है। क्या? मैंने कहा। प्राइवेट कॉलेजों में कौन सा फैकल्टी रोज पढ़ाने जाता है? डोंट वरी, मैं AICTE इंस्पेक्टर्स को बोल दूंगा कि मैं रोज आता हूं। लेकिन फैकल्टी को कौन मैनेज करेगा? ये कौन देखेगा कि क्लासेस समय पर लग रही हैं या नहीं, या स्टूडेंट्स को ठीक से पढ़ाया जा रहा है या नहीं? मैंने कहा। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मुझे नहीं पता था कि कॉलेज का डीन ऐसा होता है। यह प्राइवेट कॉलेज है, हम मैनेज कर लेंगे। बेदिम जी, इसको समझाओ काम कैसे होता है, श्रीवास्तव ने खीसे निपोरते हुए कहा। बेदिम ने अपनी चाय खत्म की और सिर हिलाकर हामी भरी। यकीनन हम टीचिंग अरेंजमेंट्स और बाकी चीजें बाद में देख लेंगे। अभी तो हमारा फोकस इंफ्रा और उसके बाद एडमिशन पर है। बाद में सीनियर स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। ऐसा बहुत सारे कॉलेजों में होता है। मिसेस श्रीवास्तव ने टेबल साफ की। हम बैठक खाने में चले आए। तुम्हारी एडमिशन स्ट्रैटेजी क्या है? श्रीवास्तव ने पूछा। हम सभी अखबारों में विज्ञापन दे रहे हैं, कैरियर फेयर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हम स्कूल्स और कोचिंग क्लासेस में भी जा रहे हैं, मैंने कहा। स्कूलों में किस लिए जा रहे हो? उन्होंने पूछा। हम स्कूलों में जाकर अपने कॉलेज के बारे में प्रेजेंटेशंस देंगे, मैंने कहा। प्रेजेंटेशन से क्या होगा? तुमने प्रिंसिपल्स को फिक्स किया? श्रीवास्तव ने पूछा। हम कर लेंगे, डोंट वरी, बेदिम ने कहा। क्या कर लेंगे? मैंने कहा। जब बेदिम मुझे पहले से कोई चीज नहीं बताता था तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैं तुम्हें समझा दूंगा, अब चलो, हमारी दूसरी मीटिंग्स भी हैं, बेदिम ने कहा और उठ खड़ा हुआ। थैंक्स सर, शुक्रवार को मिलते हैं। श्रीवास्तव हमें बाहर छोड़ने आए। मुझे अपनी पहली सैलरी कब मिलेगी? उन्होंने पूछा। मैं घर पर कैश भिजवा दूंगा, मैंने कहा। हमें 5 और फैकल्टी प्रॉस्पेक्ट से मिलना था। शुक्ला जी ने हमें कॉलेज के काम के लिए खास तौर पर एक इनोवा कार दी थी। हम एक रिटायर्ड केमिकल इंजीनियरिंग प्रोफेसर से मिलने मुगल सराय पहुंचे। मुझे इस बात से बहुत राहत मिल रही है कि हमने डीन पटा लिया। कार के हाईवे पर पहुंचते ही बेदिम ने कहा, मुझे तो वो मिस्टर डीन से ज्यादा मिस्टर डील लग रहा था, मैंने कहा। वो पहले भी प्राइवेट कॉलेजों में काम कर चुका है, उसे पता है कि उसकी डिमांड है। उसकी बातों को दिल पर मत लो, बेदिम ने कहा। और स्कूल के प्रिंसिपल्स को फिक्स करने का क्या मतलब था? मैंने कहा। बच्चे स्कूल के बाद कहाँ जाएंगे, ये बहुत कुछ स्कूलों पर ही निर्भर करता है। कई बच्चे IITs और NITs के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन अधिकतर कामयाब नहीं हो पाते हैं। वे बच्चे कहाँ जाते हैं? कहाँ? मैंने पूछा। बस यहीं से हमारा काम शुरू होता है। प्राइवेट कॉलेज इंजीनियर बनने का आपका सपना पूरा कर सकते हैं, भले ही आपने ऐसे एग्जाम क्लियर न किया हो। बस प्रॉब्लम यही है कि आजकल इतने सारे प्राइवेट कॉलेज हो गए हैं कि स्टूडेंट्स के लिए चुनना बहुत मुश्किल साबित होता है। मैंने ड्राइवर से कहा कि वो AC का तापमान और कम कर दे ताकि बाहर के 40 डिग्री तापमान का मुकाबला किया जा सके। कैसे? मैंने कहा। तब बच्चे स्कूल टीचर्स और प्रिंसिपल से राय लेते हैं। आखिर वे और किस पर भरोसा करेंगे? ठीक है, तो हम प्रिंसिपल से कह देते हैं कि वे हमारे कॉलेज की सिफारिश कर दें। एग्जैक्टली, तुम स्मार्ट हो, उसने कहा, शायद व्यंग में। तो क्या हमें
उन्हें भी पैसे खिलाना पड़ेगा, मैंने कहा। हाँ, लेकिन वे कभी इसे घूस खाना नहीं कहते। इसका एक बड़ा सीधा सा हिसाब है। हम उन्हें हर एडमिशन का 10% हिस्सा कमीशन के रूप में दे देते हैं। कमीशन और रिश्वत में अंतर होता है। हम 10% तो हर किसी को देते हैं ना, कोचिंग क्लासेस, कैरियर फेयर ऑर्गेनाइजर या जो भी कॉलेज चलाने में हमारी मदद करता हो। तुम मीडिया प्लान के बारे में सोच रहे हो, क्यों? उसने कहा। मेरे विचार मीडिया प्लानिंग से राघव और फिर आरती तक चले गए। कितनी अजीब बात है कि हमारा दिमाग एक चीज से दूसरी चीज इस तरह कनेक्ट करता रहता है और वहीं पहुंच जाता है जहां वो जाना चाहता है। बेदिम बताता रहा कि हम फर्स्ट बैच के 200 स्टूडेंट्स का बंदोबस्त कैसे करेंगे, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और चला गया था। मैं कार से बाहर देख रहा था और याद कर रहा था कि राघव की बालकनी में मेरी ड्रिंक पीते समय आरती के बाल कैसे उड़ रहे थे। जब आप केवल एक ही लड़की के बारे में सोच पाते हैं और वो किसी और की हो तो जिंदगी बहुत दर्दनाक हो जाती है। मैंने अपने ऑफिस की खिड़की से राघव को कैंपस में घुसते देखा। मैंने कारपेट सब पर चिल्ला चिल्ला कर सही समय पर मेरी ऑफिस डेस्क और कुर्सियां भी फिनिश करवाई थी। यद्यपि विजिटर सोफे को छोड़ दिया जाए तो अब मेरा ऑफिस पूरी तरह से तैयार था। एयर कंडीशनर चालू हो गया था। मैंने उसकी कूलिंग को मैक्सिमम कर दिया ताकि राघव को पता चल जाए कि मेरे ऑफिस में एसी लगा है। मैंने अपने आसपास फाइलें बिछा लीं। वो आया और अधखुले दरवाजे पर दस्तक दी। यस, मैंने कहा और ऊपर देखा। 2 बजे मिलने का समय तय हुआ था ना? राघव ने कहा। उसने एक सफेद शर्ट और नीली जीन्स पहन रखी थी। हाय राघव, सॉरी, मैं इतना बिजी रहता हूं कि कभी कभी मुझे वक्त का ख्याल ही नहीं रहता, मैंने कहा। वो मेरे सामने बैठ गया। मैं डायरेक्टर की चेयर पर बैठा था। मैं सोचने लगा कि क्या उसने इस पर ध्यान दिया है या नहीं कि मेरी कुर्सी उसकी कुर्सी से कितनी शानदार और आरामदेह है। उसने अपना नोटपैड, पेन और कुछ प्रिंटआउट्स निकाले। मैंने कुछ रिसर्च की है। मैं कॉलेज के बारे में जो भी जान सका वो तुम्हें ज्यादा नहीं मिलेगा। हमारा कॉलेज नया है, मैंने कहा। हाँ, लेकिन मुझे कॉलेज के एक ट्रस्टी के बारे में बहुत जानकारियां मिली हैं, शुक्ला। जाहिर है वे लोकप्रिय राजनेता हैं, लेकिन वे वास्तव में इस कॉलेज की फंड प्लानिंग में इन्वॉल्व नहीं है। हालांकि वे पद दूसरी अनेक चीजों में इन्वॉल्व हैं। राघव प्रिंटआउट्स पर सवाल लिखने लगा। चाय लोगे? मैंने कहा। उसने सिर हिलाकर हामी भरी। मैंने घंटी बजाई। मैंने प्यून से पहले ही कह दिया था कि स्पेशल गेस्ट्स को बोन चाइना कप्स में चाय दी जाए। ऐसा नहीं है कि राघव स्पेशल की श्रेणी में आता था, लेकिन मैं उसे जताना चाहता था कि हम अपने मेहमानों को फैंसी कप्स में चाय पिलाते हैं। उसने मेरे 20 बाई 18 फीट के बड़े से ऑफिस को देखा। मैं उसे पूछना चाहता था कि क्या उसके अखबार में किसी का ऑफिस इतना बड़ा है, लेकिन मैंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। मेरे पीछे कैंपस का एक आर्किटेक्ट मॉडल रखा था जिस पर उसकी नजर पड़ी। मैं इसे देख सकता हूं? उसने पूछा। श्योर, मैंने कहा और उछलकर खड़ा हो गया। चलो मैं तुम्हें सारी सुविधाएं दिखाता हूं। मैंने उसे कैंपस का लेआउट समझाया। यहाँ हॉस्टल्स हैं, हम बैचेस बढ़ने के साथ ही विंग्स बढ़ाते जाएंगे। क्लासरूम्स और फैकल्टी ऑफिसेज यहाँ हैं मेन बिल्डिंग में जहाँ हम अभी हैं। लैब्स दूसरी बिल्डिंग में हैं। लैब के सभी उपकरण इंपोर्टेड हैं। फैकल्टी का रेशो क्या होगा? राघव ने जल्दी जल्दी नोट्स लेते हुए पूछा। हम कोशिश कर रहे हैं कि 15 स्टूडेंट्स पर एक से अधिक टीचर ना हो, मैंने कहा, जो कि AICTE के नॉर्म से बेहतर है। हम BHU से भी बेहतर कॉलेज बनाना चाहते हैं। उसने मेरी ओर देखा। हमारा लक्ष्य है केवल, आखिर कोई और कॉलेज ऐसा है नहीं जिससे होड़ की जा सके, मैंने कहा। उसने मेरी बात के समर्थन में कंधे उचका दिए। चाय आई। मैंने प्यून से कहा था कि वो कम से कम 5 स्नैक्स सर्व करे। वो चाय के साथ नट्स, बिस्किट, समोसे, आलू की चिप्स और कटे हुए फल भी लाया था। ये तो चाय नहीं, पूरा खाना है, राघव ने कहा। प्लीज नाश्ता कर लो, हम इंटरव्यू बाद में जारी रखेंगे, मैंने कहा। हम चुपचाप खाते रहे। मैं उससे कॉलेज के अलावा किसी और विषय में बात नहीं करना चाहता था। उसने खाते खाते अपनी नोटपैड उठाई। इस कॉलेज में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है? उसने पूछा। बहुत सारा। इंजीनियरिंग कॉलेज बनाना सस्ता सौदा नहीं है, मैंने कहा और हंस पड़ा। मैंने उसे कोई भी वास्तविक आंकड़े नहीं बताए। फिर भी एग्जैक्टली कितना? उसने कहा। कहना मुश्किल है। मेरी जमीन थी, लेकिन यदि इसको खरीदना पड़ता तो तुम अंदाजा ही लगा सकते हो कि इसके लिए कितनी कीमत चुकानी पड़ती। ये तो एग्रीकल्चर लैंड है ना? हाँ, ये तो तुम जानती हो राघव, बाबा का कोर्ट केस याद है ना? और तुमने ये जमीन अपने रिलेटिव से हासिल कर ली। हाँ, लेकिन ये इंटरव्यू का हिस्सा नहीं है, ठीक है? मैं है नहीं, लेकिन बताओ ना, ये एग्रीकल्चरल लैंड रीजोन कैसे हो गया? हमने अप्लाई किया था, VNN ने अप्रूव कर दिया, मैंने कहा।
उसने नोट्स लेना जारी रखा। हमारे यहाँ हर चीज अप्रूव्ड है, मैंने शायद बहुत रक्षात्मक होते हुए कहा। शुक्ला की वजह से? नहीं, क्योंकि हमने प्रोसीजर्स को फॉलो किया था इसलिए। फाइन, जमीन के अलावा कॉलेज बनने में कितनी लागत आई है? उसने पूछा। शायद मैं अभी इस बारे में नहीं बता सकता, आखिर ये एक प्रतिस्पर्धात्मक जानकारी होगी, लेकिन हमारे कैंपस में आने वाला कोई भी आदमी बता सकता है कि ये एक बेहतरीन कैंपस है। 5 करोड़ से ज्यादा? उसने बात जारी रखी। मुझे अटकलों के इस खेल में शामिल नहीं होना चाहिए था। हाँ, 10 से भी ज्यादा? कितना पैसा लगा है इससे क्या फर्क पड़ता है? पैसा कहां से आया? ट्रस्टियों और उनके एसोसिएट से? किसके एसोसिएट्स, शुक्ला के या तुम्हारे? मैंने अपनी जमीन दी, शुक्ला जी ने अपने शहर के भले के लिए फंड्स का बंदोबस्त कराया। हम नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट हैं। क्या तुम्हें पता है कि विधायक शुक्ला ने फंड्स कहां से अरेंज करवाए हैं? राघव ने अपनी डायरी से नजर उठाए बिना पूछा। नहीं, और मुझे नहीं लगता कि मुझे ये जानना चाहिए। ये उनकी और साथियों की निजी कमाई का पैसा है। क्या तुम्हें पता है कि शुक्ला गंगा एक्शन प्लान घोटाले में इन्वॉल्व रहा है? नहीं राघव, मैं गंगा टेक के अलावा किसी और चीज पर कमिट नहीं करूंगा। यदि तुम्हें पहले ही सारी जानकारी है तो हम इस इंटरव्यू को यहीं खत्म कर सकते हैं। राघव ने अपना पेन रोक दिया। अब आई एम सॉरी, ठीक है, मेरा काम हो गया, घबराओ मत, मैं बैलेंस पीसी लिखूंगा। थैंक्स, चलो बाहर तक छोड़ाऊं। हम कैंपस के गेट तक साथ साथ चले। वो एक पुराने स्कूटर पर आया था जो उसके पिता का था। यदि तुम कहते तो मैं अपनी कार भिजवा देता, बाहर बहुत गर्मी है। इट्स फाइन, मुझे बहुत सी जगहों पर जाना है। उसने हेलमेट पहन लिया। तुम इंजीनियरिंग को मिस करते हो? मैंने पूछा। ये मेरा उससे पहला सामान्य सवाल था। नहीं तो, मुझे लगता है मैं कभी इंजीनियर बन ही नहीं पाया, उसने कहा। मुझे लगा फाइनल पंच मारने का सही समय आ गया है। तुम बीएचयू से हो, हमारी फैकल्टी लिस्ट में तुम्हारा नाम होगा तो बहुत अच्छा लगेगा। ज्वाइन करोगे? मैंने उसे अपने यहां रख सकता था। बीएचयू ने भले ही मुझे ना लिया हो, लेकिन मैं उनके ग्रेजुएट्स को अपने यहां रख सकता था। मैं फैकल्टी? नो वे, फिर मेरे पास पहले ही एक जॉब है, उसने कहा और स्कूटर पर बैठ गया। तुम्हें कॉलेज आने की जरूरत नहीं होगी। इंस्पेक्शंस में मेरी मदद करो और फिर बस हफ्ते में एक बार चले आना। वो अपना स्कूटर चालू करने ही वाला था, लेकिन बीच में ही रुक गया। वो मेरे शब्दों को ध्यान से सुनने लगा। हम अच्छा पे करते हैं, शायद तुम्हारे अखबार से ज्यादा, मैंने जोड़ दिया। वो मुस्कुराया और सिर हिलाकर मना कर दिया। क्यों नहीं? मुझे उसका इतनी आसानी से मना कर देना बुरा लगा था। मैं किसी करप्ट एंटरप्राइज का हिस्सा नहीं बन सकता। क्या? ये शुक्ला का कॉलेज है, ये मेरा कॉलेज है, मैंने उसका विरोध करते हुए कहा। मैं जानता हूं कि तुम ये कॉलेज चलाओगे, लेकिन इसके पीछे वही है ना? तो तुम हमें करप्ट कैसे बोल सकते हो? हमारा कॉलेज तो भी खुला भी नहीं है। ये कॉलेज भ्रष्टाचार से कमाए गए पैसे से बना है। मैंने 3 साल तक जी तोड़ मेहनत करके ये कॉलेज बनवाया है राघव। 3 साल, जिनमें रविवार का दिन भी शामिल है। तुम इस तरह की बात कैसे कह सकते हो? शुक्ला पर आरोप है कि उसने गंगा एक्शन प्लान में 20 करोड़ रुपए का घोटाला किया। यह सरकार का पैसा था जो हमारी नदी की सफाई के लिए दिया गया था। वो केवल एक आरोप था जो कभी साबित नहीं हो सका, मैंने कहा। उसके बाद उसने कई प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट किए जिनमें यह कॉलेज भी शामिल है। मुझे तो भरोसा नहीं होता कि तुम ये सारी बातें नहीं समझ पाए। आखिर एक राजनेता के पास इतना पैसा कैसे हो सकता है? वो तो बड़ी मामूली घर से आया इंसान है। क्या तुम भ्रष्टाचार को साबित कर सकते हो? मैंने कहा। अभी तो नहीं, लेकिन क्या तुम श्योर हो कि उसने कभी कुछ नहीं किया? उसने पूछा। अब मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सका। तुम जल रहे हो, मैंने कहा। क्या? तुम इसलिए जल रहे हो क्योंकि मैं अच्छा काम कर रहा हूं? ऐसा होना नहीं चाहिए था। क्यों? आखिर मेरी EEE रैंक तुमसे कम थी, सही है ना मिस्टर जेई? इजी बडी, ये पर्सनल मैटर नहीं है, उसने कहा और अपना स्कूटर चालू कर लिया। पर्सनल नहीं तो क्या है मिस्टर रिपोर्टर? ये मेरा काम है कि मैं सच्चाई का पता लगाऊं, बस इतनी सी बात है। इससे पहले कि मैं कोई जवाब दे पाता, वो वहां से चला गया। वो अपने पीछे धूल का गुबार छोड़ गया जो मेरी आंखों में चुभ रहा था। पिछले 1 साल में कोई और चीज मुझे इससे ज्यादा नहीं चुभी थी। ये ICTE इंस्पेक्शन का दिन इम्तिहान के दिनों की तरह आया। हमारे 20 फैकल्टी सुबह 8 बजे कैंपस पहुंच गए थे। स्वीपर्स आखिरी पल तक फर्श बुहारते साफ करते रहे। IT स्पेशलिस्ट ये सुनिश्चित करते रहे कि कंप्यूटर रूम में डेस्कटॉप ठीक ठाक काम करते हों। हमने इंस्पेक्शन कमेटी के लिए ताज गंगा में डिनर रखवाया था। शुक्ला जी ने मुझसे वादा किया था कि वे आएंगे, लेकिन एक अर्जेंट रिलीफ विजिट के कारण उन्होंने आखिरी समय में अपना कार्यक्रम बदल लिया। मेरे माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई। मैं 5 बार कैंपस के गेट पर जाकर देखा था कि इंस्पेक्टर अभी तक आए या नहीं। सीधे खड़े रहो, मैंने सिक्योरिटी गार्ड पर बरसते हुए कहा, और सभी मेहमानों को सैल्यूट करना। रिलैक्स डायरेक्टर गोपाल,
डीन श्रीवास्तव ने कहा। मैं उन्हें हैंडल कर लूंगा। वे लोग 11 बजे आए। अशोक शर्मा हमारे सबसे जूनियर फैकल्टी मेन बिल्डिंग एंट्रेंस पर बुके के लिए इंतजार कर रहे थे। इंस्पेक्शन कमेटी के हेड ने मुझसे हाथ मिलाया। आई एम झुल्लिया यादव, एक्स प्रोफेसर NIT दिल्ली। मैं गोपाल मिश्रा, प्रमोटर एंड डायरेक्टर ऑफ द कॉलेज। हमारे डीन श्रीवास्तव से मिलिए, एक्स डायरेक्टर NIT इलाहाबाद, मैंने कहा। यादव और श्रीवास्तव ने एक दूसरे को इस तरह देखा जैसे किसी मुकाबले से पहले रिंग में बॉक्सर्स एक दूसरे का आकलन करते हैं। हम चलकर मेरे ऑफिस पहुंचे और नए सोफे पर बैठ गए जिनसे वार्निश की गंध आ रही थी। NIT इलाहाबाद, आपके यहाँ इलेक्ट्रिकल में कोई भैया हुआ करता था, वो बाद में स्टैनफोर्ड चला गया था। हाँ, उसे मैंने ही हायर किया था, श्रीवास्तव ने कहा। भैया मेरा स्टूडेंट था। यादव ने अपनी जांघ पर हाथ मारा। तभी बिजली गुल हो गई। हम अंधेरे में घिर गए। आसपास के गांव में बिजली सप्लाई की दिक्कत थी। हर दोपहर 6 घंटों के लिए बिजली गुल रहती थी। हमारे पास जनरेटर है, मैंने कहा, और प्यून को चालू करने के लिए बाहर चला गया। ऑफिस में बैठे मेहमानों का जी घुटने लगा। हमें बाहर चलना चाहिए, इंस्पेक्शन टीम के एक अधेड़ सदस्य ने कहा। लाइट बस चालू होने ही वाली है सर, मैंने कहा। मेरे ऑफिस की ट्यूबलाइट झपझपाई और बिजली आ गई। आपकी मशीनिंग लैब में कितनी लैथ मशीनें हैं? एक इंस्पेक्टर ने पूछा। 8 हैं, श्रीवास्तव ने कहा। हम वहां भी राउंड लगाएंगे। श्रीवास्तव सर, गर्मी में काहे चहलकदमी करो, यादव ने कहा। आपके ही टीम के एक सदस्य ने पूछा था सर, श्रीवास्तव ने कहा। सभी का ध्यान उस इंस्पेक्टर की ओर चला गया जिसने लेथ मशीन वाला सवाल पूछा था। आपकी तारीफ? भंसाली ने कहा। मिस्टर भंसाली, क्यों ना हम मेरे ऑफिस चलें और कोर्स संबंधी बातें करें, बशर्ते आपको प्रमोटर से कोई काम ना हो। तुम नौजवान दिखते हो, भंसाली ने मुझसे कहा। मैं नौजवान ही हूं, मैंने कहा। तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने ये कॉलेज बनवाया है और मैंने अच्छे से अच्छे फैकल्टी को यहां रखा है। लेकिन श्रीवास्तव ने उसकी बात को बीच में ही काट दिया। जाने भी दीजिए सर, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा, और उन्हें बाहर ले गए। जब सभी लोग बाहर चले गए तो श्रीवास्तव मेरे ऑफिस में आए। भंसाली नया है, लेकिन बाकी 6 लोग वो कुछ नहीं बोलेंगे। लंच आ रहा है ना? हाँ, केटरर यहां पहले ही पहुंच चुका है। गुड। और पैकेट्स? गोपाल, क्या मुझे ये भी समझाना पड़ेगा? ये AICTE है। ओह, मैंने कहा, आपका मतलब है लिफाफे। ऑफ कोर्स, वो तैयार हैं। गुड। मीठे के बाद उन्हें देना। कितने हैं? यादव के लिए 2 लिफाफे और सबके लिए 25, मैंने कहा। बंसाली को 50 दो। और मीठे में क्या है? मूंग की दाल का हलवा, माय फेवरेट, प्रोफेसर श्रीवास्तव ने कहा, और वहां से चले गए। हमने AICTE इंस्पेक्शन के डिनर के लिए ताज गंगा में एक प्राइवेट रूम बुक कराया था। हमने वहां अपने सभी फैकल्टी और हमारी मदद करने वाले सीनियर सरकारी अधिकारियों को भी बुलाया था। वे लोग अपने परिवार के साथ आए। करीब 100 लोगों की ये पार्टी गंगा टेक की जेब पर पड़ने वाला एक और डाका था। हमने अभी तक कॉलेज से 1 रुपया भी नहीं कमाया था। कंस्ट्रक्शन, इक्विपमेंट, फैकल्टी और ऑफ कोर्स सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने में अभी तक 6 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे। बहरहाल, ऐसा लगता नहीं था कि शुक जी को इससे कोई फर्क पड़ा हो। तुम चिंता मत करो, हम पैसा रिकवर कर लेंगे, शुक्ला जी ने कहा। उन्होंने मुझे सोडे के साथ विस्की दी। मैंने कमरे को एक नज़र देखा। हमने इस कमरे में कम से कम 30 लोगों को रिश्वत दी है, मैंने कहा। शुक्ला जी हंस पड़े। तो हमने गलत क्या किया? हम तो बस कॉलेज ही खोलना चाहते हैं, मैंने कहा। इट्स ओके, शुक्ला जी ने कहा। यदि हमारा सिस्टम ही सीधा और साफ होता तो ये प्रोफेसर्स ही अपने कॉलेज खोल लेते। ब्लू चिप कंपनियां और सॉफ्टवेयर फर्म्स कॉलेज खोल लेती। लेकिन सिस्टम पेचीदा है। वे लोग नहीं चाहते कि इस सेक्टर में कोई घुसे। यहीं से हमारा काम शुरू होता है। हम पैसा कमाना कब शुरू करेंगे? मुझे आज इंस्पेक्शन के लिए 50 लाख रुपए खर्च करना पड़े। उन्हें और पैसा दो, शुक्ला जी ने कहा। किसे? इंस्पेक्टर्स को। क्यों? मैंने कहा। श्रीवास्तव सर कह रहे हैं कि इतना काफी है, हमें 1 हफ्ते में अप्रूवल मिल जाएगा। मैं चाहता हूं कि वे न केवल गंगा टेक को हरी झंडी दे दें, बल्कि उसके बारे में अच्छी बातें भी करें। इन राइटिंग, मैंने कहा। हाँ, जिसका इस्तेमाल हम मार्केटिंग में करेंगे। 10-10 हज़ार और दो। मेन आदमी को 50 हज़ार और दो। पैसों का बंदोबस्त मैं करूंगा। उन्होंने अपना फोन निकाला और एक कॉल लगाया। शुक्ला जी और मैं डिनर बुफे पर गए। हमने अपनी प्लेट में खाना रखा और कमरे के एक कोने में आए। पैसा 1 घंटे में आ जाएगा, उन्होंने मुझे कहा। आप मुझ पर इतना भरोसा क्यों करते हैं शुक्ला जी? मैं आपका पैसा चुरा भी तो सकता हूं। तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है, तुम काहे के लिए पैसा चुराओगे? उन्होंने कहा।